नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और आपकी जो आज की कक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, उसके 2015 के प्रश्नों को आज हम करने वाले हैं, जो कि लेवल 2 से संबंधित होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें और अपने स्कोर को चेक करते रहें कि आपको कितने प्रश्न इसमें से आ रहे हैं और कहाँ आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सही स्तर हैं। ठीक है, सीखने के स्तरों की हम बात कर रहे हैं। तो बाल विकास की कक्षाओं में मैंने आपको यह चीज आपको बताई थी। ठीक है, सीखने के स्तरों की बात की थी मैंने। एक हमारे बहुत प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, इन्होंने कॉग्निटिव डोमेन नाम से एक अपनी एक थ्योरी दी थी। उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, कुछ स्टेप बताए थे कि एक बच्चा सही तरीके से किन स्तरों से सीख सकता है। ठीक है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि यह क्वेश्चन बेंजामिन ब्लूम का है कि पियाजे का है कि वाइगोत्स्की का है। तो इसके लिए नियम यही है कि आपको इनके सिद्धांत थोड़े बहुत याद हो, कम से कम आप ये बता सकें कि इनके सिद्धांत में दिया क्या गया है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला है तथ्य ज्ञान प्राप्त करना, सूचना बोध और प्रज्ञान। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो होती है सीखने में, ब्लूम का जो उन्होंने स्तर दिया है, तो वो सबसे पहली चीज आपकी है तथ्य। ठीक है, तथ्य है, फिर उसके बाद आपकी सूचना है, फिर ज्ञान प्राप्त करना है, फिर बोध है। ठीक है, इस तरह का है और ये इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न है परिपक्वता इत्यादि के व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन भी अधिगम कहा जाता है। ठीक है, परिपक्वता इत्यादि के व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो क्या सही बात है? नहीं है, अनिश्चित है, कभी नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा नहीं। परिपक्वता इत्यादि से जो भी व्यवहार उत्पन्न होता है उसे हम अधिगम नहीं कहते हैं, क्योंकि उसको हमने सीखा नहीं है, वह स्वतः ही हुआ है, सार्वकालिक है, सार्वकालिक है, वो पूर्व में होता आया है। तो इसे हम एक तरह का अधिगम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है चिंतन क्या है। तो चिंतन क्या है? चिंतन प्रतीकों का प्रयोग है, भाषा का प्रयोग है, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया है, संप्रत्यय अधिगम है। तो चिंतन क्या है? चिंतन आप जानते हैं कि चिंतन अमूर्त होता है, तो प्रत्यक्षिक तो बिल्कुल नहीं होगा। अमूर्त चीजें भाषा भाषा मूर्त होती है, संप्रत्यय ये भी मूर्त होता है। तो बचा क्या आपका? प्रतीक। तो चिंतन क्या है? ये प्रतीकों का प्रयोग है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी विशिष्ट व लक्ष्य केंद्रित समस्या का समाधान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है अप्रत्यय पद समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजों के लिए किया जाता है? अप्रत्यय पद समस्याओं का प्रयोग ये ज्यादातर प्राणों के लिए किया जाता है। ठीक है, अप्रत्यात्मक जो भी है वो किसके लिए होता है? प्राणों के लिए होता है। तो 4 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन पांचवा, पांचवा आपका है समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है? तो इसे आपको पता है कि यह सूझ का सिद्धांत है, जिसमें आह का अनुभव होता है और आपको उसका समाधान मिल जाता है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है? तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास से है कि शारीरिक विकास से है, ध्यान का विकास से है कि भाषा का विकास से है? ठीक है, तो ये है आपका मानसिक विकास से संबंधित है। इसकी परिभाषा जेम्स ने दिया था इस प्रकार। ठीक है, फिर अगला है व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, व्यक्तिगत भेद में हमें क्या मिलता है? विचरणशीलता मिलती है, प्रति प्रतिमानता मिलती है, या दोनों मिलते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत भेद में हम विचरणशीलता भी पाते हैं, प्रतिमानता भी पाते हैं। ठीक है, विचरणशीलता के अंतर्गत जैसे मतलब जो चीज़ें घटती बढ़ती रहती हैं। ठीक है, जैसे भार हो गया, लंबाई हो गया, शारीरिक लक्षण, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें विचरणशीलता हैं। प्रतिमान क्या है? ये जातिगत, वंशानुगत, लैंगिक विभेद, ये सब प्रतिमान में आती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरी डिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक खाली जगह होते हैं जो सामाजिक स्तर के ऊंचे होते हैं। सामाजिक स्तर से अगर ऊंचा है तो अधिक स्वस्थ और अधिक विकसित होगा। ठीक है, वो कम स्वस्थ कम विकसित तो कभी नहीं होगा, अधिक स्वस्थ कम विकसित बिल्कुल नहीं होगा, स्वस्थ नहीं विकसित होगा, ये सब तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तिगत शील गुणों की संख्या कितनी है? तो कैटल ने 16 पीएफ पर्सनालिटी दी थी, आपको अगर याद है तो मैंने अपनी व्यक्तित्व की कक्षाओं में इसे बताया था कि 16 पीएफ पर्सनालिटी किसने दिया था? आरबी कैटल ने दिया था। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न संख्या 10 है मुरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया,
वह क्या है? मार्गन और मुरे का फेमस टेस्ट क्या है? उस टेस्ट का नाम क्या है? तो आपको मैं बता दूं, उस टेस्ट का नाम है थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, TAT, सी वाला ऑप्शन सही होगा। स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोल्सा ने दिया था। वाक्य पूर्ति परीक्षण मूल्यांकन मापनी, ठीक है, ये दोनों मुरे से संबंधित नहीं है। विषय आत्मबोध परीक्षण, ये जो है थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में टैट कहते हैं, इसे मार्गन और मुरे ने दिया था। इसकी पुस्तिका जो है 1943 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो इनमें से किस बुद्धि के स्तर को व्यवहारिक बुद्धि कहा जाता है? तो मूर्त बुद्धि को हम व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? 3 डायमेंशन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसे किसने दिया था? इसे JP गिलफोर्ड ने दिया था। और इन्होंने 3 पद बताए थे, संक्रिया, ये कंटेंट, संक्रिया और उत्पाद, 3 चीजें बताई थी, 3 अवयव बताए थे। इन 3 अवयव में कुल संख्या सबकी कितनी कितनी थी? तो टोटल संख्या यहाँ पर ऑप्शन में आपको 120 दिख रहा है, तो 120 ही होगा। ठीक है, लेकिन गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत का 2 बार संशोधन किया है। दूसरी बार पहली बार जब संशोधन किया तो उन्होंने तत्वों की संख्या कुल 150 बताई, और आखिरी बार जब उन्होंने संशोधन किया तो उनकी तत्वों की संख्या, कुल जो कारक हैं बुद्धि के कारक, वो 180 तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, आगे से प्रश्न आएगा तो आप 150 180 ये ऑप्शन में देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है वह कही जाती है? परिवेश की जो भी वस्तु है जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है वो क्या है? तो वो उद्दीपक है। ठीक है, उद्दीपक आदमी, उद्दीपक ही जो होता है उसे उद्दीपक ही व्यक्ति को इनहेंस करती है, उसे उत्तेजित करती है कि वो अपने प्रयास को जारी रखे। ठीक है, यह सिद्धांत आपके प्रबलन के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है। प्रतिभावान बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे? तो मैं अपनी कक्षाओं में प्रतिभावान बालक पढ़ा चुका हूँ, तो आपने अगर वो कक्षा देखी होगी तो आसानी से ये प्रश्न कर पाएंगे। पहला ऑप्शन है, अभिभावकों को के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो अभिभावक का मत बिल्कुल नहीं, शिक्षक समुदाय का मत विचार बिल्कुल नहीं होगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण उन्हें देना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनके ऊपर वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तनाव कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? ठीक है, तनाव करने का अप्रत्यक्ष ढंग, तो तनाव कम करने का अप्रत्यक्ष जो ढंग है वो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, उदात्तीकरण। फ्रायड के अनुसार उदात्तीकरण आहार रक्षा का उच्चतम स्तर है, जिसमें सबसे अधिक रचनात्मक युक्तियों में से एक है। यह सामाजिक दृष्टि से आपत्तिजनक लक्ष्य को स्वीकार में बदलकर विरोध को हल करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया बीमारी में होता क्या है कि जो छात्र होता है या तो जिस व्यक्ति को यह बीमारी है उसे पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, पढ़ने में दिक्कत होती है तो क्या करता है कि शब्दों को उल्टा पढ़ता है। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। जैसे ई अगर राइट साइड में मुंह उसका घुमा के लिखा जाता है तो लेफ्ट साइड उसको लिखेगा। ठीक है, तो इस दिक्कत होती है, इस तरह की दिक्कत उससे विकार होती है। दाएं का बाएं, बाएं का दाएं वो लिख देता है। ठीक है, आगे है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। अगर अभिप्रेरणा मोटिवेशन प्रबल होगा तो सीखना बहुत अच्छा हो पाएगा, शीघ्र आदमी सीख सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, अगला प्रश्न, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा आप किसे देंगे? तो ऐसे बालक, जो बालक मंद बुद्धि हैं उन्हें आप हस्तशिल्प की शिक्षा देंगे, जिनकी IQ 85 से 95 के बीच में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? कैसे कर सकते हैं आप? बालकों को परिपोषित देकर, मतलब उनको रिवॉर्ड देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर। ताड़ना सजा बिल्कुल नहीं होगा, आप उनको रिवॉर्ड तो बिल्कुल नहीं देंगे, तो आप उनको एग्जाम्पल दीजिए। बड़े बड़े जो हमारे शिक्षा शास्त्री या बड़े बड़े वैज्ञानिक या बड़े महापुरुष हुए हैं उनका एग्जाम्पल दीजिए कि वो लोग इतने बड़े कैसे बने, उन्होंने
किन नियमों का पालन किया, ये चीज़ बताकर आपने ये छुड़वा सकते हैं। ठीक है। अगला है अनुसंधान, जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। तो कैसा अनुसंधान है, आपके सिलेबस में है, तो वह अनुसंधान है क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है। अगला है उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं, तो 2 प्रकार से दिए जाते हैं। पहला है व्यवसायगत, दूसरा है विषयगत। ठीक है, इसको बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार से उपलब्धि परीक्षण दिए जाते हैं। अगला है बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था वो? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, ये तो बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं कि इसे कला शिक्षा इसमें जो कला शिक्षा विद्यालय में जोड़ा गया है उसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल एक सही है, एक या दोनों सही है, तो क्या होगा? ठीक है, ध्यान से ऑप्शन देखिए, तो ये होगा आपका डी। ठीक है, तो कला शिक्षा इसलिए लागू किया गया है ताकि व्यक्ति की सांस्कृतिक विरासत जो है उसका व्यक्ति प्रशंसा करे। प्रशंसा करने का अर्थ यह होता है कि वो उसका सम्मान करे। ठीक है, और उनका व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य भी विकसित हो। ठीक है। अगला प्रश्न है जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं? आपने कोई परीक्षण किया और वो परीक्षण बार बार वही रिजल्ट दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे? तो इसे विश्वसनीयता कहते हैं। ये मूल्यांकन की एक विशेषता है। मूल्यांकन की कई विशेषताएं होती हैं, जो विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, ठीक है, ये सारी मूल्यांकन की विशेषताएं होती हैं। 25वां है इसके मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलेख देती है। ठीक है, तो ये किस मूल्यांकन की बात कर रहे हैं? ठीक है, मूल्यांकन आपके 2 प्रकार के होते हैं, निर्माणात्मक और योगात्मक। ठीक है, फॉर्मेटिव, समेटिव। फॉर्मेटिव आपके कक्षा के बीच बीच में, पाठ के बीच बीच में किया जाता है। समेटिव जो अंतिम में किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, संपूर्ण अवलोकन की बात कर रहे हैं तो ये होगा आपका योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, 25 के बाद अगला क्वेश्चन है 26। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। मनुष्य जीवन का आरंभ किससे घटित होता है? 2 कोष, कई कोष, कोई कोष नहीं, केवल एक कोष से। ठीक है, तो सिर्फ एक कोष से होता है। हाँ, तो ठीक है, तो एक कोष से होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगला है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों की निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास की तीव्रता। ठीक है, तो शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं है? तो शैशवावस्था में बालकों में सब कुछ होता है लेकिन उसमें नैतिकता नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास तथा पैरों का उचित उपयोग है। ठीक है, ये साइकोमोटर की बात कर रहे हैं ये। तो इसके ऑप्शन है मस्तिष्क और आत्मा का उपयोग, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शक्ति और गति। ठीक है, शक्ति और गति दोनों। अगला प्रश्न है 29वां। 20वीं शताब्दी को बाला की शताब्दी कहा था, ये किसकी परिभाषा है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है क्रोनक्रो की। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है। मतलब मेच्योरिटी जो होती है वो छद्म होती है, सूडो मेच्योरिटी होती है। तो किस काल को कहा गया है? तो ये बाल्यावस्था को कहा गया है। ठीक है, ये मेच्योरिटी जो भी आती है वो एकदम छद्म आती है। तो ये आपके हो गए 30 प्रश्न बाल विकास के। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, हम आगे प्रश्नों को देखते हैं। आगे के जो हमारे प्रश्न होने वाले हैं वो हिंदी भाषा से संबंधित होने वाले हैं। आगे के जो हमारे प्रश्न हैं ये हिंदी भाषा से हैं। ठीक है, तो पहले गद्यांश दिया हुआ, ध्यान से देखिए। जब कुछ एक व्यक्ति लाखों के भाग्य की डोर अपने हाथ में थामे रहेंगे तब तक जीवन का यह रूप कृत्रिम, अस्वाभाविक और असभ्य बना रहेगा। अतः हमें उन सबको इन पाशविक चक्र से मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए सामाजिक भेदभाव, आर्थिक विषमता, राजनीतिक तानाशाही को मिटा दिया जाना चाहिए। जहाँ तक हमारे देश का संबंध है, गांधी जी ने इसके खिलाफ संघर्ष किया और उनका सारा संघर्ष अहिंसा की भावना पर आधारित रहा है। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है सर्वोदय, अर्थात सबका उदय,
सबका कल्याण। उन्होंने अपना सारा जीवन सर्वोदय के लिए समर्पित कर दिया। वे अत्यंत विनीत थे। उन्होंने किसी भी प्रकार के सदाचार या निभृता का दावा नहीं किया। उन्होंने धैर्य पूर्वक दूसरे के विचारों को सुना और ऐसे लोगों के साथ कभी भी अपना माथा गर्म नहीं किया। इसी प्रकार आज धैर्य के इस संसार में विजयी हो सकता है। इसलिए गांधी जी का जीवन लोगों का आदर्श बन गया है। मानवता के लिए ये आशा है और भविष्य के लिए एक प्रेरणा है। तो इससे हम प्रश्न देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपने पैसेज को ध्यान से देखा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके 31 से लेकर 35 तक के प्रश्न इसी से संबंधित होंगे, लगभग 5 प्रश्न। पहला है, इसमें सार्वनामिक विशेषण किसमें है? सर्वनामिक विशेषण किसमें है? गांधी जी ने इसके खिलाफ संघर्ष किया। इस पार्श्विक चक्र से मुक्ति कराने, इसके अनुसार अहिंसा का अर्थ है वे अत्यंत विनीत थे। ठीक है, तो गांधी जी इसके खिलाफ संघर्ष किया, तो गांधी इसमें संज्ञा दिया हुआ है, सर्वनाम यहाँ पर नहीं है। तो दूसरे वाला ऑप्शन देखिए, इस पार्श्विक चक्र से मुक्ति कराने का अर्थ है। ठीक है, तो दूसरे ऑप्शन में इस गांधी जी की जगह पर उन्होंने अहिंसा की जगह पर ये इस लिखा है, इसका मतलब संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग किया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन से हैं? प्रत्यय से निर्मित, प्रत्यय मतलब जो पीछे लगाए जाते हैं, तो प्रत्यय से निर्मित शब्द देखिए, सबसे पहला देखिए धैर्य, कुछ एक, खिलाफ और कोशिश। कुछ एक जो है ये प्रत्यय से बना है, क्योंकि कुछ प्लस एक करेंगे तो दो शब्द आपको अलग अलग निकल के आएंगे। ठीक है, और शब्द सार्थक होने चाहिए। जब भी आप शब्दों को तोड़े तो ध्यान रखिए कि शब्द सार्थक हो। ठीक है, इसमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? तो संसार, अत्यंत, सदाचार और सामाजिक। ठीक है, तो सामाजिक में एक प्रत्यय लगाकर बना है, कोई संधि नहीं हुई है, तो ये संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अस्वाभाविक शब्द इनमें से क्या है? अस्वाभाविक क्या है? संधि और समास है, समास और उपसर्ग है, उपसर्ग और प्रत्यय है, उपसर्ग और संधि है। ठीक है, तो अ सबसे पहले उपसर्ग है और जिक जो है इक, अ उपसर्ग है और इक क्या है? प्रत्यय है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे के प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? लाखों लोगों में आर्थिक विषमता, अहिंसा की भावना, एक प्रेरणा। तो विशेषण का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? अहिंसा की भावना। ठीक है, अगला का ध्यान ध्यान से देखिए। वह बालक अपने जीवन में संघर्ष ही करता रहा। लोग उसे कहते हैं कि यदि तुम बचपन में पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। वो बचपन में पढ़ने भी गया, लेकिन देवनागरी लिपि को वह समझ नहीं सका। वह अक्सर आम के पेड़ के चक्कर चढ़कर कच्चे पक्के आम तोड़ता और दिन गुजारता। कभी वह दीवार पर चढ़ जाता, प्यास लगने पर वह पानी पीता, फिर दोस्तों के बीच चला जाता। वह एक भी पुस्तक ठीक से नहीं पढ़ पाया। खाने में उड़द की दाल पसंद थी, उसकी आदतें ही उसकी गरीबी और बेकारी का कारण बन गई, लेकिन उसने अब भी उम्मीद और आशा नहीं छोड़ी है। ठीक है, इसमें कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? लिपि, पढ़ाई, समझ और संघर्ष। तो क्या होगा? संघर्ष। संघर्ष स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग शब्द है। आप सबका वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए, आपको आसानी से इसका समझ में आ जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द कारक पर सर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन रूप बदलता है? कौन सा शब्द है? ठीक है, तो ये है बालक। ठीक है, गद्यांश के अनुसार बालक का कारक पर सर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर निम्न प्रकार से बहुवचन रूप बनेगा, बालको बनेगा। ठीक है, बालकों में जिज्ञासा होती है। अगला प्रश्न है, तुमने पढ़ाई की होती तो तुम्हें ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। इस वाक्य, यह वाक्य किस प्रकार का है? ठीक है, तो ये वाक्य आपका हेतु हेतु मधुभूत का है। अगला प्रश्न, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, मतलब वो अव्यय है, आप समझ सकते हैं। तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा? पानी। पानी का वचन, लिंग, ये सब कुछ नहीं बदलता है। एक वचन बहुवचन सबके लिए पानी ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, इसमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। पहला है उम्मीद, दूसरा है आशा, तीसरा है बचपन और चौथा है बेकारी। ठीक है, तो बचपन शब्द पुल्लिंग है, जबकि आशा, उम्मीद, बेकारी ये स्त्रीलिंग शब्द है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41वां है, आपका जीवन मंगलमय हो। यह वाक्य किस प्रकार का है? तो यह वाक्य इच्छावाचक है। किसी ने आशीर्वाद दिया है, किसी की इच्छा है कि आपका जीवन मंगलमय हो। ठीक है, रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 भेद होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, विधिवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिवाचक है। ठीक है, अगला, मेरा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है।
ठीक है। उद्देश्य का विस्तार किससे हुआ है? तो वो हुआ है मेरे भाई निशांत से। ठीक है, मेरा भाई निशांत। तो मेरा भाई ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? अर्थ के आधार पर इनमें से कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो विस्मयादिबोधक है, विधानार्थक है, प्रश्नात्मक है, मिश्र नहीं है, क्योंकि मिश्र जो है रचना के आधार पर ये वाक्य का भेद होता है। ठीक है। अगला है, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है बछिया के ताऊ, पैतरे बाज, बगुला भगत, माई के लाल। ठीक है। तो पाखंडी व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त उदाहरण यही है, बगुला भगत। बछिया के ताऊ का मतलब होता है मूर्ख, पैतरेबाज का मतलब मौका परस्त, माई का लाल मतलब होनहार पुत्र। ठीक है। जमात में करामात, इसका अर्थ क्या है? जमात में करामात इसका मतलब है, ऑप्शन देखिए, जमात में रहने वाले लोग खुराफात करते हैं, जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं, साथ साथ रहने से कुछ न कुछ गड़बड़ होता है, एकता में शक्ति होती है। ठीक है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? तो जमात में करामात का अर्थ होगा कि एकता में शक्ति होती है। ठीक है। भाषा में बिंब के प्रकार हैं। भाषा में बिंब 4 प्रकार के होते हैं, चाक्षु बिंब, नाद बिंब, गंध बिंब और स्वाद बिंब। तो 4 प्रकार के हैं, बिल्कुल याद रखिएगा आप। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम, ये मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था, वो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो ये सारे सिद्धांत भाषा शिक्षण के हैं, प्रेरणा के सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत और उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा दक्षता या कौशल का विकास किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, उपरोक्त सभी। तो ये सारे ऑप्शन जो है ये भाषा कौशल के विकास के लिए हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। तो रचना शिक्षण के मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक रचना और लिखित रचना। ठीक है। अगला प्रश्न है, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? तो सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन ऑप्शन आपका है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन और पाठ्य पुस्तक वाचन। एक अध्यापक सस्वर आपको अगर कोई पाठ पढ़ के ठीक से सिखा रहा है तो वो आपसे आदर्श वाचन कराना चाहता है। ठीक है, इसीलिए वह सस्वर वाचन कर रहा है। अगला प्रश्न है, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में, छठी कक्षा में, दूसरी कक्षा में? तो मौन वाचन ऊंचे स्तर पर होता है, तो किसमें करनी चाहिए? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरी कक्षा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? साइलेंट रीडिंग नाम की पुस्तक की रचना किसने की है? यह आपकी रचना है ब्राइन की। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? कौन सा श्रव्य साधन है जिससे आप रेडियो की सीमाओं को तोड़ सकते हैं? तो है टेप रिकॉर्डर। ठीक है, सारे विकल्प जो है असंगत हैं। लिंगुआ फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? तो लिंगुआ फोन कैसा है? एक सुनने वाला शैक्षिक उपकरण है जिसके द्वारा आप भाषा आराम से सीख सकते हैं। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है, यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा। तो जिसके लिए बना है वहीं वो कार्य करे तो वैध कहलाएगा। ठीक है, ये मूल्यांकन की विशेषता है, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया था। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है उसका? निर्णय संबंधी संगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारित करना, उपयुक्त सभी। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है। सीसीई प्रणाली में ग्रेड ए कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान की जाएगी? ग्रेड ए की बात हो रही है, सीसी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। तो ग्रेड ए के लिए 91 से 100% अंक प्राप्त करने वाले के लिए ग्रेडिंग होती है। तो आप याद रखिए, अगर किसी का 91 से 100% तक अंक है तो ग्रेड ए मिलेगा, 81 से 90 तक है तो A2 मिलेगा, और 71 से 80 है तो B1 मिलेगा, और 61 से 70 है तो B2 मिलेगा। ठीक है, तो A1, A2, B1, B2 यही आपकी ग्रेडिंग सिस्टम है सीसीई में। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? छात्रों की त्रुटियों का पता लगाकर विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों को प्रगति का ज्ञान करना। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण क्या करता है? तो उपचारात्मक शिक्षण छात्रों के पिछड़ापन को दूर करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सीसीई को लागू कर दिया? तो सीसीई जो आपका लागू हुआ था 2010-11 में लागू हुआ था, इसे आप याद रखिए, बिल्कुल मत भूलिएगा, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है।
सन 2017 में पुनः मूल्यांकन की इस प्रणाली का प्रचलन समाप्त कर दिया गया। 2010-11 में लागू हुआ और 17 में इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये थे आपके हिंदी के 30 प्रश्न और बाल विकास के 30 प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको प्रतिदिन ये कक्षा चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी क्वेश्चन हैं कमेंट करिए, मैं और भी प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।